अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के महापैकेज का ऐलान किया था। इस महापैकेज को 5 चरणों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के समक्ष रखा और आज 5वें चरण में उन्होंने बताया कि इसमें गरीबों और मजदूरों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। आप देखिए कि जो मनरेगा योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में जिसमें रोजगार मिल रहा है, इस योजना के तहत, इस सरकारी योजना के तहत अब प्रवासी मजदूर जो जहां पर काम कर रहे थे उस जगह को छोड़कर अपने अपने घरों की लौट रहे हैं, तो सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कि जब वो घर लौटेंगे तो उनको रोजगार मिले। इसके लिए मनरेगा योजना में 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और ये आवंटन 61,500 करोड़ रुपए की जो ये योजना है उसके अतिरिक्त है 40,000 करोड़ रुपए की ये जो नया आवंटन किया गया है। इसके अलावा जो हमारा एमएसएमई क्षेत्र है उसको भी आज राहत प्रदान की गई है और भी राहत प्रदान की गई है। हालांकि अपने पहले ही चरण में जो कुछ घोषणाएं की थी वित्त मंत्री ने, उसमें सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर को ही ध्यान में रखा गया था। इसके अलावा अगर हम देखें आज की जो योजनाएं हैं वो गरीबों किसानों से खास तौर पर जुड़ी हैं। आइए डालते हैं जो वित्त मंत्री ने आज घोषणा की है उसमें क्या क्या है। प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं किस्त में 7 मुद्दों मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधन पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अधिक अवसर मुहैया कराने को लेकर मनरेगा योजना को बजट में 61,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ेगा और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश तेज किया जाएगा। उन्होंने एक बड़ी घोषणा के तहत कहा कि 1 साल तक दिवाला संबंधी कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही कोविड-19 से जुड़े कर्ज को चूक की परिभाषा से अलग किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम चूक की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। इससे एमएसएमई क्षेत्र को लाभ होगा। वित्त मंत्री की ओर से आज की गई बड़ी घोषणाओं पर नजर डालें तो वह इस प्रकार है। वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा का बजट आवंटन पहले 61,500 करोड़ रुपए था। अब घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को उनके ही राज्य में काम मिल सके, इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ सेक्टर में सरकारी खर्च को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिला अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लॉक होगा। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर जन स्वास्थ्य जांच केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम की जल्द शुरुआत होगी। एजुकेशन के लिए दीक्षा नाम का एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा। इसके तहत हर क्लास के लिए टीवी चैनल शुरू होगा। रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का उपयोग बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए नया कंटेंट बनाया जाएगा। इसके अलावा टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को स्वतः ही ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने की अनुमति मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल में पहले 3 चैनल थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरैक्टिव चैनल जोड़े जा सकें इसलिए भी काम किया जा रहा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेंट दें जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके। इसके अलावा एमएसएमईज को फायदा पहुंचाने के लिए दिवालियेपन की प्रक्रिया शुरू करने की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। आईबीसी के सेक्शन 240A के तहत इसके लिए स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। 1 साल तक दिवालियेपन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकेगी। कोविड-19 से हुए कर्ज डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं डाले जाएंगे। इसके अलावा कंपनियों को स्वीकृत विदेशी बाजारों में प्रतिभूतियां सीधे सूचीबद्ध कराने की मंजूरी होगी। इसके अलावा शेयर बाजारों में गैर परिवर्तनीय डिबेंचर सूचीबद्ध कराने वाली निजी कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनी नहीं माना जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू के लिए नई नीति आएगी। रणनीतिक क्षेत्र परिभाषित होंगे जिनमें पीएसयू रहेंगे और अन्य क्षेत्रों के पीएसयू का निजीकरण या विलय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों से बाहर के सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक कोविड-19 से लड़ाई के दौरान क्या क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ रुपए का जो स्वास्थ्य फंड बनाया था उसमें से 4,113 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए। 3,750 करोड़ रुपए से जरूरी उपकरण खरीदे गए। उन्होंने कहा कि हमने हर हेल्थ प्रोफेशनल के लिए 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस का प्रावधान किया है और एपिडेमिक एक्ट में बदलाव कर हेल्थ वर्कर्स तक मदद पहुंचाई गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि आज देश में 300 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स पीपीई किट बना रहे हैं। हमने 51 लाख पीपीईज, 87 लाख N95 मास्क सप्लाई किए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश के तहत 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए। उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया। इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए 85% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है और मजदूरों को ट्रेनों में खाना भी दिया जा रहा है। इस महापैकेज पर आ रही प्रतिक्रियाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गरीबों और मजदूरों के हित में बताया है और चाहे गृह मंत्री हो, चाहे बीजेपी अध्यक्ष हो, सबने इस पैकेज को बताया है कि ये जरूरतमंदों की कोविड-19 संकट के काल में काफ़ी मदद करेगा। वहीं कांग्रेस ने इस महापैकेज को खारिज कर दिया है। आज कांग्रेस की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीसी हुई है, उसमें उन्होंने इस महापैकेज को खारिज कर दिया और कहा कि लोगों को सीधे कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसी ही प्रतिक्रियाएं अन्य विपक्षी दलों की भी हैं, लेकिन सबको ये देखना चाहिए कि इस महासंकट के समय सरकार ये जो पैकेज लेकर आई है, इसमें राज्यों को भी कुछ ना कुछ दिया गया है, जो गरीब मजदूर हैं उनको भी दिया गया है, उद्योगों को भी उबारने का प्रयास किया गया है। सिर्फ आलोचना से काम नहीं चल सकता है। सरकार की स्थिति को भी देखना होगा कि सरकार का भी जो रेवेन्यू है वो काफ़ी घटा है, उसको रेवेन्यू लॉस सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी राज्यों की भी मदद की जा रही है, लोगों की भी मदद की जा रही है। कोरोना के बाद हम आगे कैसे बढ़ेंगे उस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो पैकेज था ये कोई अंतिम पैकेज था, ऐसे पैकेज आते रहेंगे। सरकार इस बात का इशारा कर भी चुकी है। आलोचना के बजाय इस समय साथ खड़े होने की जरूरत है।